हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक कम्प्लीटली नई सीरीज़। और ये सीरीज़ मेरे बेस्ड होने वाली है सी प्लस प्लस के ऊपर, जैसा आपने उन्हें यहाँ पर हेडिंग देख लिया होगा। और ये लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फन होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है सीखने के लिए। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी अभी सी सीख के आ रहे हैं, उनके लिए सी प्लस प्लस सीखना चुटकियों का खेल है। ठीक है। और सी प्लस प्लस में बस एक बेसिक अंतर ये होता है कि आपका जो ये सी है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका जो ये सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। बाकी सब चीज़ डिट्टो सेम, सिंटेक्स से लेके सब चीज़ तक। ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी सी और सी प्लस प्लस में। तो इस वीडियो सीरीज़ मेरा बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बिकॉज़ जो लोग यहाँ पर न्यू आए हैं, मतलब न्यू इस सेंस में कि मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, या फिर वो कभी किसी ने कभी कोडिंग नहीं किया हो, मतलब कोडिंग का जर्नी उनका जस्ट शुरुआत हो रहा हो, तो मैं आपको ये एकदम प्रॉमिस करता हूँ कि बेसिक कोडिंग की जर्नी में आपको सी प्लस प्लस पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा बेसिक से आप सीखोगे यहाँ पर। आपको अगर कुछ नहीं भी आता है तो मैं आपको पूरा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, हर एक चीज़ को। आपको मन में कोई भी डाउट ना रहेगा। लेकिन बस आपका शर्त ये है कि जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चंस अगर आप मेरे सी के सीरीज में जाके देख लो अभी भी, तो वहाँ पर मैंने जो हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं जिसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि बस मैंने उसको क्वेश्चंस डाल दिया, वो क्वेश्चंस हम नेट से उठाते हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चंस हम दे देते हैं, आप उसको सॉल्व करोगे, फिर उसका हम एक अलग सीरीज़ बनाते हैं जिसके अंदर हम सारे आंसर्स को डिस्कस करते हैं। फिर आपको कहाँ दिक्कत आया, नहीं आया, वो चीज़ को हम सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है? तो आप बस हमारे साथ बने रहना। आप ये मत सोचना, देखो लेक्चर देखना सिर्फ़ आपका 10% है, कोडिंग यही चीज़ है, लेक्चर सिर्फ़ 10% है। और आपका 90% आपका खुद का प्रैक्टिस है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये 10% आपका बेकार, ये टाइम वेस्ट है। ठीक है? तो जब तक आप ये चीज़ को नहीं कर रहे हो, ये चीज़ करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चंस पे फ़ोकस करता हूँ। और इस वीडियो सीरीज़ में मैं पूरा ट्राई करूँगा कि इस बार जो क्वेश्चंस का जो अमाउंट है वो ज़्यादा रहे। हम हर एक टॉपिक करने के बाद उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करें, ताकि आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस आए, थोड़ी क्लियरेंस आए। ठीक है? तो यहाँ पर हम करते हैं हमारे वीडियो को शुरुआत। इस वीडियो में हम बस सीखेंगे, जानेंगे सी प्लस प्लस के बारे में कि ये सी प्लस प्लस है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं सी प्लस प्लस से। ठीक है? सी प्लस प्लस वॉज डेवलप्ड बाई बार्नी स्ट्रॉस्ट्रप, ये जे साइलेंट है यहाँ पर, तो बार्नी स्ट्रॉस्ट्रप एज एन एक्सटेंशन टू द सी लैंग्वेज। इसका मतलब ये जो लैंग्वेज है वो डेवलप किया था बार्नी स्ट्रॉस्ट्रप ने। और ये पहले जब बना था तो ये बस एक ऐसा एक्सटेंशन था, मतलब जो मेरा सी लैंग्वेज था उसका बस ये एक्सटेंशन है। ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना कि ये सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन के तौर पे ही बना था। इसके बारे में हम और जानेंगे कि क्यों ऐसा बना था। और सेकंड चीज, इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। मतलब देखो, ये जो इंट्रोडक्शन है ये तब दे रहा हूँ मैं जब इसके ऊपर बहुत सारा आपका एडिशन आ गया, बहुत सारा मतलब एडवांटेजेस आ गया। तो इसलिए अब जो है ये आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। लेकिन जब ये पहले बना था ना, तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ करता था। ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। थर्ड चीज, इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, ये एक्चुअली में है मिड लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। लेकिन चूंकि ये मिडिल लैंग्वेज का एक खासियत ही होता है कि वो लो लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस के काम कर सकता है, इसलिए हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज ही बोल देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ये ऊप्स को फॉलो करता है। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का शॉर्ट फॉर्म है। विच मीन्स कोड रीयूजेबिलिटी इज इट्स मेन एडवांटेज। ऊप्स का एक मेन फीचर ही होता है कि आपको कोड को ना आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने कोड को एक टाइम पे लिख दिया बस, उसके बाद फिर अगर वही काम को आप दोबारा करो तो फिर से आपको नया कोड लिखना पड़े। उस पुराने वाले कोड को ही आप इस्तेमाल करके आप अपने कोड को अच्छा बना सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, स्विचिंग बिटवीन सी, जावा एंड सी प्लस प्लस इज वेरी इजी। तो जो लोग सी सीख के आ रहे हैं या जावा सीख के आ रहे हैं, कॉन्ग्रेट्स भाई, आपको सी प्लस प्लस सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो और कोई लैंग्वेजेस सीख के आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगा, नहीं। मतलब बोलते इसलिए इजी है ना, बिकॉज इन दो तीनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रहता है। ठीक है। तो इस सिमिलैरिटी के चलते तीनों को हम एक जैसा मतलब इजी बोल देते हैं, साइड बाय साइड सीखना।
छठा पॉइंट मेरा फेवरेट है, वेरी इजी टू लर्न, बहुत ज़्यादा ही इजी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम देखेंगे कि इस जो सी लैंग्वेज है इसकी एडवांटेजेस क्या है यहाँ पर। ठीक है, देखो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बात कर लेते हैं उससे पहले कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये होता क्यों है आखिर। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बस एक जरिया है, ठीक है, जिससे आप अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हो। बिकॉज अगर आप कंप्यूटर को बोल दो ए तुम दो नंबर को ऐड करके मुझे दो, तो क्या वो देगा? वो समझेगा? नहीं समझेगा। तो वो चीज़ को समझाने के लिए हमको उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, उसको ऐसा भाषा देना पड़ता है जिसको वो समझ पाए। तो वही भाषा है मेरा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और इसे यूज़ करके हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उससे कुछ काम करवा सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक डेफिनेशन ही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ मीन्स टू कम्युनिकेट विथ और गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो डेफिनेशन में आपको नहीं जाना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपको बस ये सीखना है कि सी प्लस प्लस होता कैसे, इसमें हम प्रोग्रामिंग कर कैसे सकते हैं। देखो जो चीज़ मैं बोलूँगा आपको ध्यान में रखने, वो चीज़ को आपको एकदम ध्यान में रखना है। जो चीज़ मैं बोल दूँ कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो चीज़ को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि भले ही वो आपका एग्ज़ाम में थ्योरी में ना आ रहा हो, लेकिन अगर आपको बोल दे कि थ्योरी में ये सी प्लस प्लस के बारे में आ रहा होगा, उसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर तो आपको वो मग अप करना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे खासा इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसका उतना कोई यूज़ नहीं है। तो अब हम देखेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस सी प्लस प्लस के। तो बात करें अगर एडवांटेजेस की, तो उसका जो सबसे पहला और सबसे मेन एडवांटेज होता है वो होता है आपका ऊप्स। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इससे आपको बात करेंगे कि इससे फ़ायदा क्या हुआ मेरे को, ये ऊप्स हो गया। देखो ऊप्स जो है उसके अंदर ना चार फीचर्स आते हैं। चार फीचर्स बोले तो एब्स्ट्रैक्शन आता है मेरा। ठीक है, ये सारे फीचर्स मेरे ऊप्स के जो प्रोग्राम को रीयूजेबल बनाते हैं एक्चुअली में। फिर आता है मेरा पॉलीमॉर्फिज्म, सबके बारे में आपको बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है यहाँ पर। फिर आता है आपका मेरे पास इनहेरिटेंस। जब ये सीरीज आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इन चारों के बारे में हम देखेंगे कि इनका प्रोग्राम में इम्प्लीमेंटेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, पर फिलहाल आपको ये चीज़ देखना है। फिर है आपका रैपिंग। ठीक है, ये सारा आपका फीचर्स है। तो बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? जब भी आप कुछ कोड लिखोगे तो जो आपका आउटपुट आएगा ना, आउटपुट में आपको वही चीज़ आपको डिस्प्ले करेगा या आपको रिजल्ट में वही चीज़ आपको निकाल के देगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जो लेस इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं उनको वो चीज़ नहीं दिखाता ये प्रोग्राम। ऊप्स का ये फीचर्स है। तो एब्स्ट्रैक्शन से आपका हुआ क्या? जो आपका इम्पोर्टेंट फीचर्स आपको वही दिखाया, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, आपका टाइम बच गया कि जो आपको इम्पोर्टेंट चाहिए था वही आपको दिख गया और जो इम्पोर्टेंट नहीं था उसको इसने हटा दिया। तो इस तरह से एब्स्ट्रैक्शन मेरा मदद करता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि दो एंटिटीज को ले लो। एंटिटीज का मतलब हो गया आप दो फंक्शंस के जैसा समझ सकते हो। फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आप एंटिटीज मतलब दो फंक्शन समझ सकते हो जिसका नेम जो है, दो फंक्शंस आपने बनाए उन दोनों का नाम आपने सेम टू सेम रख दिया। अब देखो जो प्रोग्रामिंग में नए हैं उनको लग रहा हो कि भाई सेम टू सेम रख देंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, और जो नए नहीं है उनको पता है सेम टू सेम रखने से क्या होगा। तो देखो अभी आप बस ये चीज़ समझ लो कि सेम टू सेम रखने से दिक्कत होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम अगर आप दोनों का नेम रख दोगे, लेकिन कुछ पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से आप कुछ ऐसा इसमें कर सकते हो जिससे आप दो सेम नाम के जो फंक्शंस है उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये वाला जो फंक्शन ये अलग है और वो वाला फंक्शन है वो अलग है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मेरा ये चीज़ करता है। फिर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे आपको अगर कुछ गुण मिल रहे हैं वो हेरिटेंस के जरिए आते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि क्लासेस होते हैं। ठीक है, क्लासेस के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मान लो एक हमने क्लास बनाया पेरेंट क्लास, फिर हमको एक नया क्लास बनाना है। ठीक है, हमको एक नया क्लास बनाना है, तो हम इसको डिराइव्ड क्लास लिख देते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो मेरे पेरेंट्स क्लास के जो फीचर्स हैं, जो ये काम कर रहा है, जो इसका काम करने का तरीका है, वो मेरे डिराइव्ड क्लास में भी हो। मतलब जो मैं एक दूसरा क्लास बनाऊँ उसमें भी सेम फीचर्स आएँ। तो मैं बस इसके प्रॉपर्टीज़ को इसमें इनहेरिटेंस कर दूँगा या फिर मैं एक ऐसा क्लास बना लूँगा पेरेंट क्लास से डिराइव करके। तो इससे आप क्या होगा कि आपको बार-बार जो है पेरेंट क्लास की जो ख़ासियत है, जो गुण है, उसको आपको डिराइव्ड क्लास में बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा। आपने पेरेंट क्लास से लिखा और उसको आपने डिराइव कर लिया, उसी क्लास से एक और क्लास बना लिया, तो फिर इसके जो गुण हैं, वो डिराइव्ड क्लास में आ जाएँगे। तो ये इनहेरिटेंस करता है। तो इससे आपका समय भी बहुत ज़्यादा बचता है
तो आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। रैपिंग रैपिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने कोड ब्लॉक्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको इनक्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे करने से फ़ायदा क्या हुआ? अब बोलोगे कि भाई हमने रैप कर दिया तो फ़ायदा क्या हुआ? अब देखो, आपको पता है कोई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने से काम कितना ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सपोज कर लो कि अगर आप एक लाइब्रेरी में गए, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आप एक लाइब्रेरी में गए और फिर अगर वो लाइब्रेरी मान लो ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड है, और आपको बुक चाहिए जियोग्राफी की, ठीक है, जियोग्राफी की बुक चाहिए, तो आप सीधा जा सकते हो अपने ज्योग्राफी सेक्शन में, जहाँ पर भी ज्योग्राफी की किताबें रखी हुई हैं, इंसाइक्लोपीडिया वगैरह है, वहाँ पर आप सीधा जाओगे तो वो आपको सीधा ज्योग्राफी का किताब मिल जाएगा वहाँ पर, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ा। अब सपोज कर लो जो आप एक लाइब्रेरी में गए वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, कोई सेक्शन नहीं बना हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया यहाँ है, डिक्शनरी वहाँ है, लाइब्रेरी किताबें वहाँ है, मतलब ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की किताबें वहाँ है, मैथ्स की वहाँ है, तो आपको सब जगह पर जाके खोजना पड़ेगा, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा सपोज कर लो। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करते हैं ना, अपने प्रोग्राम को रैप कर देते हैं, ताकि अगर कोई एरर डिटेक्शन हो, अगर मुझे बाद में कुछ एरर खोजना पड़े, तो मुझे पता रहे कि अच्छा यहाँ पर एरर हो रहा है और ये चीज़ का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर डायरेक्टली जाके हम अपने एरर को निकाल सकते हैं। अब आपने रैप नहीं किया तो फिर आपको हर एक कोड लाइन को चेक करना पड़ेगा कि आखिर एरर आ कहाँ से रहा है। तो एरर डिटेक्शन यहाँ पर आसान हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि ऊप्स ऐसे मेरा मदद करता है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे हमारे वीडियोस में। तो आपको इसके बारे में अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन बस आपको इसे ये समझ लेना कि इन चारों फीचर्स के वजह ही जो मेरा ऊप्स है वो मेरा प्रोग्राम को अच्छी तरह से वर्क कराता है। ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहला एडवांटेज था कि ये ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात करें सेकेंड एडवांटेज की, तो ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। अब मिडिल लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज क्या हुआ? तो मिडिल लेवल लैंग्वेज का एडवांटेज ही ये हुआ कि ये जो है मिडिल लेवल लैंग्वेज, आपका जो काम करने का तरीका है, उसका जो काम करने की उसकी क्षमता है, वो एक लो लेवल लैंग्वेज का भी काम कर सकता है। मतलब जो मेरा लो लेवल लैंग्वेज जो काम कर सकता है वो मिडिल लैंग्वेज भी कर सकता है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज काम जो कर सकता है वो भी मेरा मिडिल लैंग्वेज कर सकता है। इसलिए हमको मिडिल बोलते हैं कि जो लो और हाई के बीच में आए। तो मतलब उसके कुछ कुछ काम करने का तरीका लो के जैसा भी हो सकता है और हाई के जैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों काम कर सकता है, तो मेरा एक फायदा हो गया। तीसरा चीज मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी से मेरा क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रैपिंग करते हो, तो आप एक कोड ब्लॉक को जब आप रैप करते हो तो इसको हम एक मॉड्यूल बोल देते हैं। ठीक है, मॉड्यूल। जैसे कि अगर किसी ने प्रोग्रामिंग पहले पढ़ा होगा तो मेरा फंक्शंस भी एक तरह का मॉड्यूल है। तो अगर आप उसे समझ पा रहे हो तो मॉड्यूल्स बनाने का जो फ़ायदा है वो बहुत सारा है। मॉड्यूल्स आप बना सकते हो तो एरर डिटेक्शन आसान होता है, आपके कोड को ऑर्गेनाइज्ड रखता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ, फंक्शन जिसको नहीं पता है, वो सपोज़ कर लो कि आप एक, मतलब क्या बोले, एक तरह से एक मशीन ही बना रहे हो कंप्यूटर अपने लैंग्वेज के अंदर, और ये मशीन क्या करता है कि आप उसको जो कुछ काम बोलोगे वही काम आपको करके देगा। सपोज कर लो आपने एक फंक्शन बनाया, एक मशीन बनाया जो दो नंबर्स को इनपुट लेता है, ए और बी को वो इनपुट लेगा। मशीन का काम क्या है? कुछ इनपुट लेना, कुछ आउटपुट देना। तो वो इनपुट ए और बी को लिया, फिर वो काम क्या किया, ए प्लस बी, ठीक है, फिर आपको सम निकाल के आपको दे दिया। तो आप ऐसा एक मशीन बना लो, एक फंक्शन बना लो, तो उससे आपको फ़ायदा क्या हुआ फिर? कि आपको जब भी एरर, मान लो आपका सम ठीक से नहीं आ रहा है, ठीक है? आप देख रहे हो कि अगर आप 2 + 5 कर रहे हो तो आपको 9 दे रहा है। तो आप समझ आ रहे हो कहीं पर एरर है मेरा प्रोग्राम में। तो ये काम कौन कर रहा था? सम वाला फंक्शन कर रहा था। तो आप सीधा वहाँ पर जाके वो चीज़ को सुधार सकते हो। तो आपका ये मॉड्युलैरिटी आपको इस तरह से हेल्प करता है, एरर डिटेक्शन में भी, या फिर आपका कोड को ऑर्गेनाइज़्ड रखता है। देखो आपने एक फंक्शन बना दिया सम, तो अच्छा, कोई देखने वालों को भी लगेगा कि हाँ भाई इसने एक फंक्शन बनाया सम, तो अब उसको अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसे पता चल गया कि हाँ ये चीज़ तो सम ही कर रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूल्स मेरा इस तरह से मदद करता है। दूसरा चीज़ है, चौथा एडवांटेज है मेरा डीएमए। डीएमए का मतलब होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो देखो अब ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिलहाल आप इससे ये चीज़ समझ लो कि आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है ना कोई भी लैंग्वेज का, उससे अच्छा हो जाता है डीएमए की वजह से। तो अब बात करेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट होना क्यों चाहिए। आप अपने प्रोग्राम के अंदर ना वेरिएबल्स बनाओगे फ्यूचर में, वेरिएबल्स। अब ये जो वेरिएबल्स है, ये आपके मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस खाते हैं। ठीक है, तो स्पेस खाने के साथ साथ, ये स्पेस खाना मतलब क्या, मेमोरी खाना।
तो सिस्टम में आपका कोई चीज़ अगर बेवजह आपका मेमोरी खा रहा है तो ये चीज़ तो गलत है। तो ये चीज़ को अगर आपको हटाना है, ये जो मेमोरी इसने लेके रखा है ये वेरिएबल, इसको अगर आपको हटाना है तो आप जो है डीएमए की वजह से इसको हटा सकते हो। ठीक है? तो जो अनवांटेड मेमोरी स्पेस इसने ले रखा था वो चीज़ को आप फ्री कर सकते हो। तो इस ये लैंग्वेज का मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है? तो ये डीएमए भी एक तरह से फीचर्स हो गया, एडवांटेज हो गया आपका सी प्लस प्लस का। फिफ्थ पॉइंट ईज़ी टू लर्न है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ठीक है? इसका सिंटैक्स जावा जैसे लैंग्वेजेज़ के जितना हार्ड नहीं होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल सिंटैक्स होता है इसका। ठीक है? तो ये सारे मेरे एडवांटेजेस हैं। अब मैं सिर्फ़ एक लैंग्वेज की तारीफ़ कर दूँ तो ये चीज़ तो अच्छा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। ठीक है? सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कुछ डिसएडवांटेजेस को देखते हैं जिसकी वजह से मतलब कुछ-कुछ कमियाँ आ जाती हैं इसमें। तो हम जल्दी से हमारे डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। बात करें डिसएडवांटेजेस की, जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है या बोलो था, वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ये पहले था, अब ये नहीं रहा। ठीक है? अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया गया है। इसके बहुत सारे अपडेट्स आए, वो अपडेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है ना, कि सपोज कर लो यहाँ पर मेरा एक कंप्यूटर, शॉर्ट में CUMP लिखते हैं, कंप्यूटर ए है सपोज कर लो। इसके अंदर आपने एक कोड बनाया। ठीक है? ये मेरा एक कोड बनाया आपने इसके अंदर। तो ये कंपाइल कैसे होता है, मतलब कोड जब आपने लिख दिया तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद इसका .exe फाइल बनता है। ठीक है? .exe फाइल। अब .exe फाइल ये जो बना, तो ये जो फाइल है बस इसी कंप्यूटर में रन करेगा। अब सपोज कर लो यहाँ पर एक दूसरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर बी। मैं क्या करूँ कि इस exe फाइल को उठाकर अगर यहाँ पर चलाना चाहूँ, ठीक है, तो ये चीज़ वर्क यहाँ पर नहीं करेगी। तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का आई थिंक आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पर पता चल गया होगा कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब ही होता है कि जिस प्लेटफॉर्म में वो बना है सिर्फ उसी पे वो डिपेंड करता है, और किसी प्लेटफॉर्म पे अगर वो गया तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है? तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो ये जो डिसएडवांटेजेस है वो पहले थी, अब वो नहीं रही है। ठीक है? अब वो चीज़ हर जगह आप चला सकते हो। अब हम सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि ये इनसिक्योर है। अब ऐसा क्यों हम बोलते हैं कि ये इनसिक्योर है? बिकॉज़ इसमें कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका पॉइंटर्स का, फिर हो जाता है मेरा फ्रेंडली फंक्शंस। इस सब के बारे में आपको जानना नहीं है, बस हम बता रहे हैं कि इनसिक्योरिटीज़ आते किस वजह से हैं। फिर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जो पहले से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनको नहीं पता उनके बारे उनको हम ये चीज़ बताएँगे ग्लोबल वेरिएबल को। तो इन सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वजह से जो आपका लैंग्वेज है वो थोड़ा इनसिक्योर हो जाता है, बिकॉज़ पॉइंटर्स क्या करता है, आपका एड्रेस ही दे देता है वेरिएबल का। तो किसी अनजान व्यक्ति को अगर आप घर का एड्रेस दे दो तो ये चीज़ तो डेंजरस है। फिर फ्रेंडली फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो बहुत जगह पर इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो वो चीज़ भी डेंजरस है। और ग्लोबल वेरिएबल भी आपका डेंजरस है, बिकॉज़ आपने एक फंक्शन बनाया खुद के यूज़ के लिए और किसी ने ग्लोबल वेरिएबल में छेड़खानी करके वो चीज़ को मैनिपुलेट कर दिया, तो वो चीज़ तो फिर इनसिक्योर हो गई। ठीक है? तो ये इस चलते। थर्ड रीज़न है मेरा, ये चीज़ हेवी हो जाता है लैंग्वेज। हेवी इस चलते नहीं कि इसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा भारी है, कंपाइल करना मुश्किल है, नहीं, उस सब चीज़ के नहीं चलते। हेवी इसलिए हो जाता है बिकॉज़ जब आप 2 एंटिटी सेम नाम से यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपका क्लैश हो जाता है। मतलब आप सपोज़ कर लो ना कि आपने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, फिर आपने क्लास बनाया सम नाम का, तो ये चीज़ क्लैश कर जाती है। अब जबकि फंक्शन जो है वो कंप्लीट डिफरेंट चीज़ है और क्लास कंप्लीट डिफरेंट चीज़ है। लेकिन फिर भी आपने दोनों का सिर्फ़ नाम सेम रख दिया, इस चलते दोनों में टकराव हो जाता है। इसलिए ये चीज़ को ये मैनेज नहीं कर पाता है सी प्लस प्लस। तो इस तरह से ये थोड़ा हेवी हो जाता है, ठीक है? हेवी वो वर्ड का सेंस में मत लेना, वो क्लास का सेंस में लेना, ठीक है? तो ये मेरे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अब डिसएडवांटेजेस पढ़ लिया तो इसको पढ़ना ही छोड़ दो। ये बहुत ज़्यादा फन होता है सीखने के लिए भी। और बहुत ज़्यादा जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको सी प्लस प्लस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज़ इसका सिंटैक्स बहुत ज़्यादा आसान होता है और कॉम्पिटिटिव कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस आपके लिए रहता है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं इसके कुछ हिस्ट्री, सी प्लस प्लस के बारे में हिस्ट्री। देखो, ये एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, हिस्ट्री, ये बस आपको समझने के लिए कि हाँ, ऐसा कुछ होता है। ऐसा नहीं कि आप इसको बाय हार्ट करते चलो, ठीक है? तो हिस्ट्री मैंने आप लोगों को तो एक चीज़ तो बता ही दिया था पहले कि ये आपका बार्नी स्ट्रॉस्ट्रप ने बनाया था, ठीक है? बार्नी स्ट्रॉस्ट्रप ने इसको बनाया था 1979 में एट बेल लैबोरेटरीज। मेरा बेल लैबोरेटरीज एक जगह था।
बेल लैबोरेटरीज में ये बना था ये सी प्लस प्लस। और अब ये बेल लैबोरेटरीज को अब ये मॉडर्न में नोकिया लैब्स बोला जाता है। नोकिया बेल लैब्स बोला जाता है एक्चुअली में, नोकिया बेल लैब्स। और इसका जो लोकेशन है वो मरे हिल्स न्यू जर्सी में है, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब ये सी प्लस प्लस बना क्यों था आखिर? तो ये ना एक्सटेंशन के तौर पर बना था सी का, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख सकते हो, और सी सी प्लस प्लस एक जैसा नाम ही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इट वॉज क्रिएटेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ सी, ठीक है। मतलब ये एक एक्सटेंशन के तौर पर बना था सी का। अब बात है कि एक्सटेंड क्यों करना था सी को। सी मेरा ऊप्स फॉलो नहीं करता था, तो सी को थोड़ा सा एडवांस बनाने के लिए, मतलब उसमें जो आपका सी था उसमें आपको ऊप्स जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऊप्स जोड़ने के चलते ये चीज़ को एडवांस किया गया। तो सी में ऊप्स ऐड करने के लिए ही इसका एक्सटेंशन बनाया गया सी प्लस प्लस का, ठीक है। और जब ये बना तो ओरिजिनली इसका नाम था सी विथ ऑब्जेक्ट्स या फिर सी विथ क्लासेस, ठीक है। तो जो उसका नाम था ऐसा क्यों रखा गया? जो ऊप्स है उसमें दो चीज़ होता है, आपका ऑब्जेक्ट्स होता है और क्लास होता है। तो इस चलते हम सी विथ ऑब्जेक्ट्स भी बोलते थे इसको, या फिर सी विथ क्लासेस भी बोलते थे। उसके बाद जब ये लैंग्वेज थोड़ा सा और बढ़ा, ग्रो किया, तो बार्नी स्टॉसअप ने इसका नाम सी प्लस प्लस रख दिया इन 1983, ठीक है। इसका नाम सी प्लस प्लस पड़ गया। प्लस प्लस अगर जिसको पता है उसका मतलब होता है इंक्रीमेंट, मतलब सी का थोड़ा सा बड़ा वर्जन है, बस ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। इसका नाम उसी बेसिस पर रखा गया। अब ये जो है वो पब्लिकली रिलीज किया गया पब्लिक में इन 1985, ठीक है। जब इसका नाम सी प्लस प्लस 1983 में, उसके बाद ये 1985 में पब्लिकली रिलीज कर दिया गया। ये सब चीज़ बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दे रहा हूँ, ठीक है। 1985 में, और जब ये निकला तो इसका पहला कंपाइलर बना सी फ्रंट। सी प्लस प्लस का पहला कंपाइलर था ये सी फ्रंट। ये भी आपका 1985 में ही रिलीज किया गया था, और ये एज अ फ्रंट एंड कंपाइलर आपका निकला था। ये जो सी फ्रंट, फ्रंट मतलब फ्रंट एंड हो गया एक तरह से। तो फ्रंट एंड कंपाइलर के तौर पे ही ये सी फ्रंट आपका रिलीज किया गया था, बिकॉज कोई भी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़। अब जो एनसी है, एनसी आपको पता है उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो एनसी ने एक कमिटी बैठाई इन 1989। मतलब इस कमेटी का काम क्या था, इसके कुछ ड्राफ्ट्स निकालना या इसके कुछ अपडेट्स करना। तो बहुत सारे फिर जो है 1998 से बहुत सारे इसके अपडेट्स आते हैं। जैसा पहला अपडेट था मेरा सी प्लस प्लस 98, तो ये 1998 में निकला था। इसका वर्जन्स के नाम से इसके साल से ऐसा मैच करते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड एडिशन निकला था सी प्लस प्लस 03। ये किस समय निकला होगा? नहीं, 03 में। इस चलते इसका नाम कुछ ऐसा पड़ गया। फिर आपका जो थर्ड एडिशन था वो आपका निकला था सी प्लस प्लस 11। ये 2011 में निकला था, इसलिए 1111 इसका नाम रख दिया गया। फिर जो फोर्थ एडिशन था ये सी प्लस प्लस 14 निकला था, तो ये 2014 में निकला था। फिर फिफ्थ एडिशन का सी प्लस प्लस 17 निकला था, वो 2017 में निकला था, ठीक है। तो ये सारे इसके मेजर अपडेट्स आए थे। ऐसा नहीं कि आपको इसको अपडेट्स को दिमाग में रखना, बाय हार्ट करते चला, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस मैं आपको एक हिस्ट्री दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना हिस्ट्री काफ़ी है आपके लिए। और बाकी हम इस इंट्रोडक्शन को से आप लोगों को सी के बारे में आई होप कुछ जानने को मिला होगा। और नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना सी का जो कोडिंग है वो शुरू करने वाले हैं। तो अगर किसी ने अभी तक सी प्लस प्लस को इंस्टॉल नहीं किया है, सी प्लस प्लस को चलाने के लिए आपको आईडीज़ की ज़रूरत होती है। आईडी का फुल फॉर्म जिसको नहीं पता वो होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो मतलब बस एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप अपना कोई भी कोडिंग को कर सकते हो। जैसा कि मेरा एम एस वर्ड है, कभी ये स्पेशली आता है आपके डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ्स क्रिएट करने के लिए, तो आपको इसमें कुछ कुछ टूल्स मिल जाते हैं। तो वैसे ही मेरा आईडी सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपको कोडिंग करने के लिए टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप सी प्लस प्लस के लिए बहुत सारा जो मेरा आईडी है वो यूज़ कर सकते हो। सी लाइन हो गया, फिर आपका देव सी प्लस प्लस हो गया, टर्बो सी हो गया, ठीक है। तो वो सब चीज़ आप कोड ब्लॉक्स वगैरह भी सब चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली वी एस कोड यूज़ करता हूँ।
बिकॉज़ इसके बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं देखो। सी वीएस कोड में आप ऐसा नहीं कि बस आप सी चला सकते हो, सी प्लस प्लस भी चला सकते हो, जावा चला सकते हो, पाइथन चला सकते हो, सी शार्प चला सकते हो, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस मतलब लगभग सारे लैंग्वेजेस उसमें चल जाते हैं। फिर आपको उसमें कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने शॉर्टकट्स को, अपने थीम्स को, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर कर सकते हो। तो ये प्रमोशन नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कहीं आई बन के आ रहा होगा, उसमें आप लिंक क्लिक कर लेना, वो मेरी ही वीडियो है इंस्टॉलेशन की। तो सी और सी प्लस प्लस के लिए सेम इंस्टॉलेशन होता है, तो वो चीज़ आप इंस्टॉल कर लेना। और होता क्या है, आप साथ ही साथ कोड करते चलो, तो उससे आपका क्या है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ कैसे यहाँ पर वर्क कर रही है। और मैं रिकमेंड करूँगा, मैं इसके अच्छे से आपको नोट्स बना के दूँगा, ठीक है? हर एक चीज़ को आपको, हर एक लेक्चर आपको नोट्स मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना और उसके नोट्स भी साथ ही साथ बनाते चलना, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ ज़रूरी है। और हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है, इसमें हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। मैं क्या कर रहा हूँ कि बजाय हर एक टॉपिक के अलग-अलग पीडीएफ बनाने के, हर एक टॉपिक अलग-अलग से पीडीएफ बनाने के वजह, मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा-सा बुक ही लिख दे रहा हूँ, मतलब कुछ वही 80-90 पेजेस के होंगे वो, ठीक है? तो उस बुक में मतलब लिटरली एवरीथिंग रहेगा जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। और होता क्या है कि जैसे कुछ-कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे मेरे डायरेक्टिव्स है, तो डायरेक्टिव्स में मैं बस आपको 2 तरह के डायरेक्टिव्स बताऊँगा, इंक्लूजन बताऊँगा और फिर मैक्रोज़ बताऊँगा। ठीक है? और ऐसा नहीं कि बस यही 2 डायरेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टिव्स होते हैं। तो वो सब चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अपने अभी लर्निंग स्टेज के हिसाब से। लेकिन अगर जिसको और ज़्यादा पढ़ना है, तो वो चीज़ मैं वो बुक में इंक्लूड कर दूँगा। तो वो बुक को मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा जैसे ही वो बुक मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो वो चीज़ को आप कर सकते हो। और हर एक टॉपिक के नीचे मेरा वीडियो का लिंक रहेगा। तो अगर आपको वो टॉपिक पीडीएफ से अगर नहीं समझ में आता, अगर आपको रिवाइज़ करना है, तो वो चीज़ वहाँ पे आप जाके लिंक में देख सकते हो, ठीक है? तो इसी के साथ हम ख़त्म करेंगे ये वाला वीडियो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। मुझे कमेंट में बताना कैसा रहा मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा वीडियो आपको कुछ समझ में आया या नहीं? और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और बाय-बाय।